नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके निवेश और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज भी वैसी एक कोशिश के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। हमारा फोकस होगा फाइनेंशियल प्लानिंग पर। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। दीनबंधु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। दीनबंधु जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है मैम। मेरा सवाल यही है कि हम आपके पास मेल भेजा था सारा सारा चीज मेरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सब जी 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 मेरे को एक्चुअली ये जानकारी करना था कि जो हम पोर्टफोलियो बनाया म्यूचुअल फंड का ICICI फोकस ब्लू चिप फंड, जिसमें हम 1500 रुपया हर महीने डाल रहे हैं जी, और एक UTI अपॉर्चुनिटी फंड जिसमें हम 600 रुपया डाल रहे हैं जी जी, और एक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जिसमें हम 1400 रुपया डाल रहे हैं और एक रिलायंस गोल्ड फंड जिसमें हम 500 रुपया डाल रहे हैं हर महीना। और इसके अलावा मेरा ICICI प्रू आई केयर का टर्म प्लान लिया हुआ है 52 लाख का जी, बहुत बढ़िया। और एक मेडिक्लेम है ICICI हेल्थ सेवर बोल के 5 लाख का फैमिली प्रोटॉर, जिसमें कि मेरा मिसेस और हम और मेरा बच्ची है 3 साल की, वो कवर करते हैं। अच्छा, ओके। आपके पास पॉलिसीज बहुत सारी हैं दीनबंधु जी? जी 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 मैम, ये एक्चुअली बहुत पहले से हम किया हुआ था, तो 2003 में उतना मेरे को जानकारी नहीं था। एक्चुअली आपका CNBC आवाज को थैंकफुल हम कहना चाहता हूँ क्योंकि इसका वजह से हम इतना सारा अभी जो पूरे ये म्यूचुअल फंड और आपका टर्म प्लान और वो जो मेडिक्लेम पॉलिसी सारा चीज जो हम CNBC आवाज का जो आपका योर मनी एपिसोड ये देख के उसके बाद ये सारा चीज लिया हुआ है, बाकी वो पहले का सब था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कहाँ लूप होल है। इनफैक्ट प्लस पॉइंट्स क्या है पहले अगर हम वो चेक कर ले। हेमंत, दीनबंधु जी ने इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन सब में ठीक ठाक एक्सपोजर लिया हुआ है। क्या प्लस पॉइंट्स आपको दिखते हैं इनकी प्लानिंग में? देखिए साथ ही शुरुआत करते हैं इनकी इंश्योरेंस पोर्टफोलियो से, क्योंकि मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस में जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर वहां पे हम देखें, इन्होंने जैसा कहा, इन्होंने एक टर्म प्लान लिया है 50 लाख का, बट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और शायद इन्होंने जो टर्म प्लान लिया वो शायद अपने लिए लिया है, तो मुझे लगता है वो दोनों के लिए लेना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों अर्निंग मेंबर हैं। जो भी अर्निंग मेंबर हो उनको टर्म प्लान लेना चाहिए डेफिनेटली। तो वो डेफिनेटली आप उसको देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस का जो सवाल है, आई थिंक 5 लाख रुपए का उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। उनकी फैमिली के लिए शायद थोड़ा कम है, मुझे लगता है उसको बढ़ाना चाहिए, बट क्योंकि उन्होंने कहा शायद उनकी वाइफ चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वहां पे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए शायद फिर ये उस हिसाब से ठीक रहे। तो ये तो हो गया इनका जहां तक रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है। अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें यहाँ पे, तो गोल्स तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किए। देखिए, गोल्स डिफाइन करने के लिए 2-3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने गोल्स को एस्टैब्लिश कीजिए, कितना टाइम होराइजन है, कितना आपको टारगेट अचीव करना है, वो सब इन्होंने यहाँ पे अच्छे से किया। तो प्रोसेस जो है बिल्कुल सही फॉलो किया है। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि इन्होंने जो लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं वहां पे एटलीस्ट ये मान के चल रहा हूं कि इन्होंने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करेंगे तो चांसेस है कि आपके जो रिक्वायरमेंट है और आप जो एक्चुअली एक्यूमुलेट करेंगे उसमें काफी फर्क हो सकता है। दूसरा, स्पेशली अगर हम रिटायरमेंट के गोल की बात करें, एक एस्पेक्ट और देखना जरूरी है जो कई बार इन्वेस्टर इग्नोर करते हैं, कि टारगेट डिसाइड करने के लिए सबसे एक और चीज देखना है कि आपके जो प्रोविडेंट फंड है या जो PPF है, जो दूसरी ग्रेचुटी जो अमाउंट आने वाला है, उसको भी आप कंसीडर कीजिए और फिर उसके बाद आप अपना टारगेट लगाइए। कभी ऐसा है कि हम उसको पूरा छोड़ दें तो वो भी सही नहीं है। तो आई थिंक उस एंगल के हिसाब से जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर हम इनके गोल्स पे आए, यहाँ पे इन्होंने ब्रॉडली 5 गोल्स की बात की है। पहला है उनकी जो फर्स्ट डॉटर है उनकी एजुकेशन के लिए वहां से स्टार्ट किया। और इनफैक्ट ये कहना चाहूंगा कि जो इनके सारे गोल्स हैं वो 15 से 25 साल हैं। जब इतने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो फोकस है वो ऐसी एसेट क्लासेस पे होना चाहिए जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो आपका जो फोकस है वो गोल्ड पे, इक्विटी पे रहे, और कुछ हिस्सा जो है पोर्टफोलियो का 10 से 15% कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप डेफिनेटली वहां पे गोल्ड को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम इनके गोल्स की बात करें, पहला जो गोल है बेसिकली उसका टाइम होराइजन है 15 साल, और यहाँ पे उनका जो टारगेट है वो 25 लाख है। जो गोल है वो है अपनी फर्स्ट डॉटर की जो उनकी एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम, क्योंकि इतने लंबा समय है, जैसा मैंने कहा, इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करें 12% का रिटर्न अगर हम मान के चलें तो करीब 4,000 रुपीज पर मंथ उनको SIP के द्वारा
इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी। दूसरा जो उनका गोल है वो है फर्स्ट डॉटर की मैरिज के लिए, वो 20 साल के बाद उनको 25 लाख चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब उनको 3,000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तीसरा जो गोल है उनका वो है सेकंड डॉटर की एजुकेशन के लिए, जहाँ पे टाइम होराइजन है 18 ईयर्स, और यहाँ पे भी अगर वही रिटर्न हम मान के चले तो करीब उनको 3,500 रुपीज इन्वेस्ट करना है। और जो फोर्थ गोल है उनका वो है सेकंड डॉटर की मैरिज के लिए, वहां पे करीब उनको 25 लाख रुपए ही चाहिए, और जो टाइम होराइजन है करीब 23 ईयर्स है, तो यहाँ पे उनको 2,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो फिफ्थ गोल है उनका वो है 25 साल में 50 लाख रुपए उनको चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। उसको अचीव करने के लिए 12% के हिसाब से करीब इनको 3,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। कुल मिला के 15,500 रुपए की इनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है यहाँ पे। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे देखना है, जैसे एक तो मुझे लगता है कि जो रिटायरमेंट का जो टारगेट है डेफिनेटली कंजर्वेटिव है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अगर उन्होंने अपनी ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, उन सबको कंसिडर किया तो शायद हो सकता है ये जो इनका जो टारगेट है वो सही रहे। जैसा स्वाति आपने पहले कहा, इनके पास बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान है, पोर्टफोलियो को काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, काफी सारे एंडोमेंट प्लान है, ट्रेडिशनल प्लान है, पेंशन प्लान भी है। पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है, और ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे एसेट क्लासेस पे फोकस कीजिए जहां पे आप जिस तरह के आपको रिटर्न चाहिए वो मिल सके। तो मुझे लगता है ग्रेजुअली इनको ये जितने भी बाकी प्लान, क्योंकि एडिक्वेटली अगर इंश्योर्ड हो जाए उसके बाद इतने सारे इंश्योरेंस प्लान की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेजुअली मुझे लगता है वहां से हटना चाहिए, उसमें देख लें कि जो पहले जो है अगर वो सरेंडर करें तो क्या सरेंडर वैल्यू है, ग्रेजुअली करके मुझे लगता है वहां से बाहर निकले और इनमें फोकस करें। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, गोल्ड फंड बिल्कुल सही है इनके जो है यहाँ पे, और ये मैं कहना चाहूंगा कि 2 इक्विटी फंड दोनों इनके अच्छे हैं, ऐसे फोकस और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी। एक मल्टी कैप फंड HDFC इक्विटी अगर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें तो आई थिंक वो पोर्टफोलियो उनका कंप्लीट हो जाएगा। और दीनबंधु जी, थोड़ी बहुत बदलाव तो करने की जरूरत है आपको पोर्टफोलियो में। एक तो टर्म प्लान आपको अपनी वाइफ के लिए भी, आपकी वाइफ को इनफैक्ट खुद के लिए लेनी है, हेल्थ प्लान का कवर थोड़ा बढ़ाना है, और साथ ही 1-2 फंड्स ऐड करने की जरूरत है। जो पॉलिसीज आपने जमा करके रखी है उसको एक बार चेक कीजिए, डिटेल्स चेक कीजिए कि अगर अभी बाहर निकलते हैं तो कितना नुकसान होगा, और कब निकलेंगे तो नुकसान कम होगा, ये आपको थोड़ा डिटेल में चेक करना होगा। अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई तो करना अच्छी बात है, लेकिन इतना छितराना भी अच्छा नहीं है कि जो भी बाजार में प्रोडक्ट है बस लिया और डाल लिया पोर्टफोलियो में। ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। जितना सिंपल रखेंगे अपने पोर्टफोलियो को, उसको मैनेज करने में, फॉलो करने में, उतना ही आपके लिए आसानी होगा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। आप सभी का योर मनी में एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल बहरीन से चंद्रशेखर पूछना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार, बताइए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में आप कहां अटक रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आई सेंड यू एन ईमेल ना। हाँ जी। माय मेन कंसर्न इज regarding my 2 insurance policies. जी। One is this Bharati AXA and another is Bajaj Allianz. I just want to go to that actual few term plan. So I am in doubt that whether I continue these policies or not. And I need to चलिए आपकी हम पूरी प्लानिंग एक बार चेक कर लेते हैं। एक तो मुझे बहुत ही एक इस चीज से अचंभित तो नहीं कहूंगी, लेकिन अजीब सा जो लगता है कि लोग ले लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज, किसी भी वजह से ले लेते हैं, लेकिन 4 साल या 5 साल के बाद हमेशा अटक जाते हैं कि ले तो लिए, अब करूं क्या इस पॉलिसी का, मतलब करना क्या है अब, या तो कंटिन्यू कीजिए या फिर बंद कीजिए, 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जब आप पूरी प्लानिंग करते हैं अपनी, तो आप जब पॉलिसीज जो आपने ली है उसको भी जगह देना उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी आपने पैसे जहां लगाए हुए हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए जब आप मान लीजिए कि मैंने पॉलिसी ली जब मैंने प्लान नहीं किया हुआ था अपने पूरे पैसों के बारे में, और अब मेरी प्लानिंग शुरू हो गई है, तो उसका जो पहला सवाल कि इन पॉलिसीज का क्या करूं, क्या करना चाहिए? देखिए स्वाति आपने बिल्कुल ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि इंश्योरेंस जो है, एक आपको मालूम है कि
अब पिछले कुछ सालों में लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने टर्म प्लान को लेना शुरू किया है। नहीं तो एक्चुअली इंश्योरेंस में मेजर अट्रैक्शन क्या होता है? फिक्स रिटर्न। आपको कहा जाता है कि आप इतने साल रखिए तो इतना पैसा मिलेगा आपको। आपने कभी, ज्यादातर इन्वेस्टर कोशिश नहीं करते जानने की कि एक्चुअल में रिटर्न है कितना, एनुअलाइज रिटर्न कितना है। और दूसरा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टर्स, उनको फिक्सेशन है कि एश्योर रिटर्न अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन को बीट करना, रियल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट जो है बहुत लोग जानते नहीं है। तो आई थिंक उसके कारण से मेजर अट्रैक्शन ये होता है कि आप, किसने कहा कि आप इतने पैसे डालिए आपको 1 करोड़ में मिलेगा इतने साल के बाद, आपने वो शुरू कर दिया। आपने जब प्रीमियम पे करना शुरू किया, कुछ समय के बाद जब आपकी नॉलेज थोड़ी बड़ी, जानकारी बड़ी, लोगों से बात हुई, या आपने युवा मनी जैसा शो देखा, आपको पता चला कि अरे ये हमने शायद डिसीजन सही नहीं है, तो मुझे लगता है फिर इन्वेस्टर जो है फिर से पोर्टफोलियो को देखते हैं, जाके सोचते हैं कि अभी हमको क्या करना चाहिए। जो सही है, एक्चुअली ये डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए, बट ठीक है, अगर किसी ने नहीं सोचा है, आगे जाके भी उनको अगर लगता है कि हमने ये गलत किया, तो उसको सही कदम लेना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि आप 20-25 साल तक उसकी पेमेंट करते रहें और बाद में पता चले कि आपने कुछ भी अचीव नहीं किया। आई थिंक वो एक अच्छा स्टेप है, अगर इन्वेस्टर्स उसको समझें कि नहीं, हमको ये चेंजेस करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली करना चाहिए। इन्होंने टर्म प्लान की बात की है, एक्चुअली भारतीय एक्सा की चाइल्ड प्लान की भी बात की इन्होंने यहाँ पे। ये मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो इसमें लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है जी। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि वो पॉलिसी कंटिन्यू करे, अगर प्रीमियम पे बंद करने के बाद भी, और ये जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो भी कंटिन्यू करे, तब उनको मिनिमम जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 5 साल है, तो 5 साल के लिए उनको पे करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि उसको चेक करें और उसके बाद ही अपना ये डिसीजन ले। जहां तक जो दूसरी बजाज एलियंस की पॉलिसी का सवाल है, अगेन ये देखना है कि आप जैसे टर्म प्लान की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप या तो आप सोच रहे हो कि आपका जो इंश्योरेंस क्वांटम है वो पूरा नहीं है। मुझे लगता है आपकी इनकम के हिसाब से 1 करोड़ बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली ऐसी जो प्लान्स हैं वहां पे प्रीमियम ज्यादा रहेगा और रिटर्न भी शायद उतना अच्छा नहीं रहे, तो उस एंगल से आप देखें तो प्योर रिस्क जो है वो आपको टर्म प्लान में मिलेगा, तो आई थिंक बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज आपको देखना है, एनआरआईज को टर्म प्लान बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देती हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। और कुछ कंपनीज हैं जो आपको देंगी, वहां पे एक एनआरआई का क्वेश्चनर होता है जो आपको भर के देना है, उसके बाद ही आपको पॉलिसी मिलेगी। तो आपको पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर गोइंग फॉरवर्ड ये वापस आ जाते हैं इंडिया, तो क्या उनका वही टर्म प्लान कंटिन्यू होगा या फिर उसे बंद करके एक नई पॉलिसी? नहीं, अगर टर्म प्लान मिलेगा तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें फिर कोई प्रीमियम का कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं होता है एनआरआई के लिए? जी नहीं, तो वो डेफिनेटली उसको वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक इनके गोल्स का सवाल है, इन्होंने 4 गोल्स की बात की ब्रॉडली। इन्होंने 4 गोल्स के अंदर पहला जो गोल है, उन्होंने कहा 5 साल में उनको अपने घर खरीदने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं है तो इनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। एक डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड एमआईपी, रिलायंस एमआईपी, और उनमें लगा दीजिए। और बाकी जो जितने भी जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म है, तो उनको डेफिनेटली वो इक्विटी और गोल्ड के मिक्स में लगा सकते हैं। और एक गोल के लिए बता दूं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए उनको 3500 इन्वेस्ट करना है, और मैरिज के लिए 3000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, और जो रिटायरमेंट है उसके लिए करीब 3000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें, और आप जो फंड्स हैं आपके पास वो अच्छे फंड्स हैं जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, आई थिंक उसी में आप कंटिन्यू कीजिए, तो आपके डेफिनेटली गोल्स पूरे होंगे। 10,000 रुपये और 10,000 रुपये निवेश करना होगा 3 गोल्स को अचीव करने के लिए। और वक्त आ रहा है दिवाली का। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा तो हम सभी करते हैं, मगर ऐसे में घर की लक्ष्मी का गुणगान कितने लोग करते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। हमें तलाश है ऐसी गृह लक्ष्मी की जिन्होंने बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के अपने घर का बजट संभालने के साथ ही भविष्य के लिए बचत भी की और आगे की जरूरतों के लिए पक्का इंतजाम किया। आप खुद या फिर आपके जानने वालों में कोई ऐसी घर की लक्ष्मी है तो हमें भेजिए उनकी पूरी कहानी। आपके पास हमारी ईमेल आईडी है mf@moneycontrol.com पर। साथ ही आप हमें ये डिटेल्स फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको फॉलो करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। स्वागत है योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से। फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल है, गया बिहार से पुरुषोत्तम कुमार ने ईमेल के जरिए पूछा है। इनकी उम्र है 42 साल, सैलरी है करीब 48,000 रुपए प्रति माह। इनके पास भी ठीक ठाक इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। अगर डिटेल देखें तो बिरला सन लाइफ टर्म प्लान है जहां पर इन्होंने 51 लाख का कवर लेके रखा है। LIC मनी बैक न्यू बीमा गोल्ड पॉलिसी है। ICICI लाइफ टाइम गोल्ड भी है। बिरला सन लाइफ जीवन सरल। निवेश के नाम पे इनके पास
जीपीएफ में ये डालते हैं 5,000 रुपये प्रति माह, एचडीएफसी इक्विटी में 2,000, एचडीएफसी टॉप 200 में 2,000, मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2,000। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी थी हेमंत कि इन्होंने एक निवेश किया था, जमीन ली थी 7 लाख में 2 साल पहले, और आज जो उस पर इनको रिटर्न मिल रहा है वो किसी भी बाकी जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उससे कहीं ज्यादा उनको रिटर्न मिल रहा है। साथ ही इन्होंने लिखा कि सरकारी नौकरी है तो मुफ्त में इलाज की सुविधा है और रिटायरमेंट पर पेंशन भी इनको मिलने वाली है। इन्होंने लक्ष्य तो बनाए हैं अपने, लेकिन ना उसको कोई टाइम फ्रेम दिया है, ना उस पर कोई रकम उन्होंने अभी तक दी है। तो ये मुझे लगता है कि इनकी पूरी प्लानिंग में थोड़ा सा एक लूप होल जो कहते हैं वो रह गया है। जानना ये चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश बेहतर रहेगा आगे चलते या फिर जीपीएफ में निवेश करना ज्यादा बेहतर होगा? देखिए स्वाति, यहाँ पे भी अगर हम जैसे हम इंश्योरेंस से बात करें, रिस्क मैनेजमेंट से शुरू करें, तो इन्होंने टर्म प्लान लिया, बिल्कुल सही प्रोडक्ट है, जैसे हमने पहले भी बात की शो में। इन्होंने कहा कि 25 लाख का इनके ऑफिस से भी इनको इंश्योरेंस मिलेगा, तो वो दोनों मिला के जो क्वांटम इनका होना चाहिए रिस्क कवर का उनकी इनकम के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। इन्होंने ये भी कहा शायद कि जो बिरला का जो प्लान है उनको लग रहा है कि उसका प्रीमियम कुछ ज्यादा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ऐसे बहुत सारे प्लान होंगे जिनका प्रीमियम इससे कम होगा और ऐसे भी होंगे जिनका प्रीमियम इससे ज्यादा होगा। कोई भी प्रीमियम जो है ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसाइड करने के लिए, लेकिन वो इकलौता एक फैक्टर नहीं हो सकता है। डेफिनेटली कभी कभी क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से कंफर्ट लेवल हमको होता है, तो अगर ऐसा है तो फिर आप डेफिनेटली उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो कुछ और इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, जैसे कोटक है या फिर मेट लाइफ है या फिर एचडीएफसी का है, एगॉन रेलिगेयर का, इनके आप टर्म प्लान देख सकते हैं। और एक और तरीका है कॉस्ट कम करने का, वो आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ले तो भी आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो हो गया, ये तो है इंश्योरेंस का। और हेल्थ का उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि क्योंकि गवर्नमेंट से मिल रहा है तो वहाँ पे कुछ इनको प्रॉब्लम है नहीं। जहां तक इनकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इन्होंने कहा कि इन्होंने लैंड में जो इन्वेस्ट किया, आई थिंक वो पोटेंशियली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो में जब हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट है या जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पे जो बिल्कुल किया है। म्यूचुअल फंड का अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो 3 फंड है इनके पास। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है और एक मल्टी कैप फंड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तीनों फंड जो है एक ही म्यूचुअल फंड के हैं। मेरा ये मानना है कि आपको 2 या 3 म्यूचुअल फंड की स्कीम रखनी चाहिए। 2 फंड आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर में कभी आप ऐड करना चाहें तो कर दीजिए, ICICI फोकस और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक ये पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल सही है। जैसा स्वाति आपने पहले कहा, गोल्स का जो है, गोल्स डिफाइन करना एक चीज है, लेकिन उनके लिए टाइम होराइजन और जैसा हमने पहले कहा लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को कंसीडर कीजिए। उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अगर आप शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी सही होगी और अपने सारे गोल्स को भी आप अचीव कर पाएंगे। तो पुरुषोत्तम जी, निवेश तो आप सही कर रहे हैं, सही लाइन पर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो अपने गोल्स को डिफाइन आपने किया हुआ है, लेकिन उसको एक टाइम फ्रेम दीजिए, कितने वक्त में आप वो गोल अचीव करना चाहते हैं और साथ ही उसके लिए कितनी रकम की जरूरत होगी ये भी आपको डिसाइड करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।